यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2021 वाला जो है नोटिफिकेशन आ गया है। आज है 4 मार्च और इस एप्लीकेशन को आपको अगर आईएएस पीसीएस बनना है और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारियों वाली जो लिस्ट में नाम लाना है तो आप लोग को 24 मार्च शाम को 6 बजे तक ये फॉर्म भरना है। लेकिन उस दिन का वेट मत करिएगा, पहले ही भर लीजिएगा। आपको सामने ये देखिए वेबसाइट का लिंक दे रखा है, इस पे आपको जो है जाकर वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे दी गई हैं। हालांकि मैं इस वाले वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओबीसी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा एक एक चीज़। और साथ ही साथ जो है आपका इसमें जो है प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन किस तरीके से जो है आपको टैकल करना है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं हूँ विकास तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आई है, ठीक, इसको आपको ग्रैब करना है पूरे दोनों हाथों से। ठीक, और ये वाली जो अपॉर्चुनिटी होती है ये वंस इन लाइफ टाइम होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको गाइडेंस मिले तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो है इंश्योर करना है एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक, उसको जो है आपका प्रोविजनल सब्जेक्ट या जो भी है एडमिशन ले रखा है उसने, हर सब्जेक्ट पे स्टेजेस जो भी है उसको शुरुआत से जो भी रूल्स आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाले ने नोटिफाई किए हैं वो सब उसको पढ़ने चाहिए। ठीक, आप वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग से कहूँगा प्लीज़ आप लोग जो है जरूर इसको जो है एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से भी। इसकी पीडीएफ हमने अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले चैनल पे दे दी है, टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग यूपीएससी से संबंधित अगर आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो ओनली यूपीएससी करके हम भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ई एडमिट कार्ड देने का मतलब ये नहीं कि आपका जो है आप फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं, कैंडिडेचर बिल्कुल नहीं है। ठीक, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है आपको upsconline.nic.in पे जाके फोटो आईडी कार्ड आपको कौन कौन से देने हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे सारे। ठीक, बाकी जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पर। ठीक है, द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि कई बार क्या होता था, कई लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन बाद में जो है एग्ज़ाम में जाते नहीं थे देने। तो यूपीएससी को क्या होता है कि काफ़ी सारे प्रशासनिक अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, सीटें वहाँ खाली रहती हैं, तो उन्होंने एक मौका देते हैं कि भैया 24 तारीख तक तो आपका जो है आप वो भर सकते हो 6 बजे तक। ठीक, लेकिन 31 से आपका जो है 6 अप्रैल तक, अभी इसको कंफर्म कर दूंगा, 6 अप्रैल तक आप विड्रॉ भी कर सकते हो अपना एप्लीकेशन। पैसे वैसे कुछ वापसी नहीं होंगे अगर आपने दिए हैं तो। और जो 6 अप्रैल तक आपको वापसी करना है उसमें आपका 5:30 बजे तक ही वापसी कर सकते हो, यहाँ पे 6 बजे नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, 5:30 बजे तक है। और यहाँ पे भरने का टाइम कब तक है? 6 बजे तक है। और विड्रॉल तभी कर सकते हो जब आपने ये वाला एप्लीकेशन पूरी तरीके से भरा हो। 2 पार्ट में होगा ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको ढंग से भरना। ठीक है, पेनल्टी जो है जरूर दी जाएगी, निगेटिव मार्किंग होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में 1/3 है। ठीक है, और आपका अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर्स आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप कॉल कर सकते हो। लेकिन कॉल करने का टाइम है यहाँ पे 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक आपको कॉल करना है। मोबाइल फ़ैन ऑब्वियसली नहीं ले आ सकते हो आप वहाँ पर। और कई सारे जो एग्ज़ामिनेशन हैं हमारे, ठीक, जो उसके लिए जो है ये वाला आपका ये वाले मतलब सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज का जो है नोटिफिकेशन आया है इन सभी पोस्ट के लिए। ठीक, ये आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये सारे सारे पोस्टल सर्विसेज, सब के सब, दैनिक, पॉडिक्स, सब है, पॉन्डिक्स, गजब, दैनिक्स भी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल वैसे जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज वाले में 712 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटें दिव्यांगजन के लिए रिजर्व्ड हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो दिव्यांगजन की अगर निकाल दी जाए सीटें तो 690 सीटें इसमें हैं, जिसमें से 180 करीबन आईएएस की हैं। ये मतलब संभावित है, ये अभी फैक्ट इसमें ये क्लियर नहीं कहीं पे भी। और 150 करीबन जो है आपके आईपीएस से होंगी। और ये जो संख्या है ये लगातार कम होती जा रही है। 2014 से देखा जाए तो उस समय कुछ 1300 के आसपास थी और उसके बाद से जो है कम लगातार होती जा रही हैं। पिछली बार 796 थी। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर आप ये समझ लीजिए लेटरल एंट्री भी है। जो लोग प्राइवेट उसमें हैं वो डायरेक्टली जो है एडिशनल सेक्रेटरी और उसके पोस्ट पे जा सकते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस है या जो भी गवर्नमेंट ने उनको दी है एलिजिबिलिटी वाले कंसर्न्स, वो अगर वो फॉलो कर लेते हैं, वो फुलफिल कर लेते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। ठीक, तो 712 सीटें। लेकिन एक बात यहाँ समझ लेना, सीटें कम हैं लेकिन आपको चाहिए एक, फैमिली यहाँ पे बुकिंग नहीं करानी। ठीक है, एक सीट चाहिए। और एक चीज़ और समझ लेना,
यहाँ पे भरते 5 6 7 8 लाख लोग हैं जो भी हैं, लेकिन पढ़ने वाले होते हैं बहुत कम। और जो पढ़ने वाले होते हैं उनमें से भी जो है करीबन 99% जो लोग होते हैं या 95% जो लोग होते हैं उनके पास प्रेशर हैंडल करने की जो है जो कैपेबिलिटी होती कम, और उनमें से ज़्यादातर लोग हो जाते हैं पैनिक और एग्ज़ाम इसलिए भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट खूब अच्छे से लगाओ, और मॉक टेस्ट को इस तरीके से लगाओ, प्रैक्टिस को इस तरीके से करो जैसे कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे प्रैक्टिस में उतना ही कम खून बहेगा एग्ज़ाम में या फिर युद्ध में। ठीक, हालांकि यहाँ खून वून नहीं बहने वाला है, लेकिन तैयारी उस हिसाब से करिए युद्ध स्तर पे। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे जो फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है चेंज हो सकती हैं, और ये मतलब डिपेंड करेगा वैकेंसी पे। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ जो है अगर बाद में बता दें तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। हालांकि यूपीएससी में चेंजेस होते नहीं, ज़्यादातर ये देखा गया है। इंक्रीजिंग द एक्सेस टू द अनएम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज़ लाई है यहाँ पे यूपीएससी, इन्होंने कहा है कि जो लोग ये ऑप्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में जाने से पहले, वो ऑप्ट कर सकते हैं कि उनके जो डिटेल्स है, मान लीजिए उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक, तो उनकी फिर भी जो डिटेल्स होंगी वो पब्लिक कर सकता है यूपीएससी। और अगर जैसे मान लीजिए फाइनल लिस्ट में नहीं आया लेकिन इंटरव्यू और वो सब तो नंबर उनके मेंस वाले दिए गए, ताकि बाकी जो सार्वजनिक या फिर प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वाले नंबर्स देखकर पब्लिक पोर्टल पर उनको रिक्रूट कर सकती है। क्योंकि सरकार का ये डिसीजन है कि इंक्रीज करना है एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयड टू जॉब अपॉर्चुनिटी। जो भी बेरोजगार हैं उनको जॉब की जो है अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए ये वाला कदम उठाया जा रहा है। और इसमें भी जो लोग चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, वो चाहे तो ये ऑप्शन के लिए हाँ कर सकते हैं, और नहीं नहीं भी चाहें तो नहीं करेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक वो है हमारा दिव्यांग जन से संबंधित। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे दिव्यांग भाई और बहन हैं इनके लिए कौन कौन सी पोस्टेज सर्विसेज की हो सकती हैं। देखिए तो इसमें सिंपल, देखिए आईपीएस वाली नहीं है, आईएएस है। ठीक, एक बार बस कल यहाँ पे बोल के मैं बता देता हूँ। आईएएस है आपकी, आईएफएस है। ठीक, अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं आईएएस आती है आपकी, आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आती है। ठीक, और आपकी आती है आईपीएस। ये तीन आती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं आती, ध्यान रखना। और इसको जो है आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है ऑल इंडिया सर्विस को बढ़ाने के लिए। और अभी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का हो तो गया है वहाँ से प्रस्तावित, लेकिन अभी ग्राउंड पे धरातल पे नहीं आया। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की जो सीटें हैं इस बार वो हैं 110। ठीक है, इसको अलग से आपको भरना पड़ेगा। और इस मतलब इसमें जो है आप जब वाला फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें जो है आपसे पूछेगा कि आप सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए भरना चाहते हो कि आईएफएस के लिए भरना चाहते हो, तो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड वाली अगर स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक, ये वाली बात है। इसके बाद इंडियन अकाउंट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये दिव्यांग जन के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज है। ठीक, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है। अच्छा, ये आप वैसे मुझे मालूम है आप लोगों को पता होगा, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज इन दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है, मेंस और इंटरव्यू अलग हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए प्रीलिम्स में जो है काफ़ी पोर्शन इस बार, पिछली बार देखा गया 2020 में एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब से आता ही आता है, तो इस पर फोकस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आप लोगों को। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, इंडियन डिफेंस एस्टेट्स है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है। इसी तरीके से कई सारी इसमें दे रखी हैं दिव्यांगजन के लिए, जो सी भी इसमें जो है सर्विसेज। अच्छा, आर्म फोर्सेज में है लेकिन वहाँ के हेडक्वार्टर पे है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दैनिक और पॉन्डिक्स में भी है। और यहाँ पे हमारा जो कौन कौन से सेंटर होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, इसमें कुछ सेंटर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। उन सेंटर को छोड़कर बाकी सेंटर पर लिमिट होगी। ठीक, तो जो जल्दी भरेगा उसको जो है वो वाला मिल जाएगा। मान लीजिए तिरुपति या फिर वेल्लोर में आपको भरना है तो आप जल्दी भर लेना, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं। और उसके बाद जो है फिर अगर नहीं भर पाए तो आपको हो सकता है वेल्लोर आपको ना मिले। ठीक, तो जल्दी करिएगा प्लीज़। लास्ट टाइम का जो है ऑन लिविंग ऑन द एज मत जीने की कोशिश मत करिएगा, भर लीजिएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, जो ये वाली जगह है चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इसमें जो है लिमिट नहीं रखी गई है। ये वाली बात है, इसमें जो है जितना भी फॉर्म जो लोग भरेंगे वो लोग जो उनको मिल जाएगा, ऐसा जिनके कहने के अनुसार है। ठीक, देखिए यहाँ पे मेंस के भी बता रखे हैं, ये इतने हैं सेंटर्स। और आपका फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट वाली बेसिस पे होगा। चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर में जो है यहाँ पे सीलिंग नहीं है, बाकी सारी सेंटर्स पे सीलिंग है। ठीक, ये कहने की बात है। और जो ये फिर भी आपने मान लिया सेंटर कोई वेल्लोर ऐसे चूज़ कर लिया
और फिर भी अगर बाद में कमीशन को, यूपीएससी को ये लगता है कि उसको चेंज करना चाहिए, तो वो उसके विवेकाधार पे है कि अगर ऐसी सिचुएशन की डिमांड है तो वो चेंज कर सकता है। ठीक, आपको बता देगा, डोंट वरी। इसके बाद 2 सक्सेसिव स्टेजेस में जो है एग्जामिनेशन होता है। प्रिलिमिनरी वाला हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा, जिसमें 2 होंगे, अभी बताऊंगा। और दूसरा फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, जिससे कि फिल्टर होके, ठीक, प्रीलिम्स के एग्जाम के नंबर जुड़ते नहीं हैं। ठीक, उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए आपको जो है क्वालिफाई हो जाते हो आप, और उसके बाद जो है मेंस में आप जाते हो। मेंस में क्या रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक, एप्लीकेशन जो अभी यहाँ पे दी जा रही है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए दी जा रही है, ध्यान रखना। जब आप प्रीलिम्स में पास हो जाओगे तो फिर से मेंस के लिए फॉर्म आएगा, उसको डीएफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के लिए भर सकते हो। ठीक है, भारत के नागरिक हैं। अदर जो सर्विसेज, कई सारी लिस्ट मैंने अभी दिखाई थी ना, अदर सर्विसेज के लिए क्या है कि आप जो है भारत के नागरिक तो भर ही सकते हैं, साथ ही साथ नेपाल के नागरिक भी भर सकते हैं, भूटान के नागरिक भी भर सकते हैं, तिब्बत के रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 के पहले आ गए थे वो भी भर सकते हैं, और परमानेंटली सेटल्ड हैं इंडिया में, वो भी भर सकते हैं। और साथ ही साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, ठीक, पीआईओ जो है, जो कि माइग्रेट हुए ये पाकिस्तान, बर्मा, इन सब जगहों से, और परमानेंटली अब इंडिया में रह रहे हैं, तो वो लोग भी भर सकते हैं। और इन सब के लिए एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे BCDE के लिए, कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शो करना पड़ेगा। ठीक, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा लोग का क्वेश्चन रहता है। एज लिमिट, एज लिमिट क्या है कि 21 साल से आप 32 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक, 32 साल में कब से आप जोड़ोगे, 1 अगस्त 2021 तक। ठीक है, यूपीएससी काफ़ी आसान कर देता है आपको समझना। आप कब एलिजिबल है, आपकी एज कब एलिजिबल है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप जो है, आपकी पैदाइश जो है वो 2 अगस्त 1989, ठीक, 1989 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2000 के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर इसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है जनरल कैटेगरी में तो आप कर सकते हैं। कुछ और जो हमारी कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेबल है। 5 साल का जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, 3 साल के लिए ओबीसी के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, 32 से मतलब ये ओबीसी के लिए जो 35 साल तक आप कर सकते हो। ठीक, कितने अटेम्प्ट हैं अभी बताऊंगा। और अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है आपके 5 साल के लिए मैक्सिमम जो है कर सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनका 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। और बाकी लोग के लिए जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 5-5 साल का है, यहाँ पे सब दे रखा है। अगर आप, और 10 साल के लिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए, अगर वो ब्लाइंडनेस और लो विजन और ये सब में आते हैं तो। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, 10th क्लास की मानी जाएगी, मैट्रिकुलेशन वाली, या फिर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है आपके इंडियन यूनिवर्सिटी, और जो कि इक्वलेंट टू मैट्रिकुलेशन है वो वाला रखना। 10th की मार्कशीट से काम हो जाएगा, सिंपल सीधी बात है ये। मिनिमम एजुकेशनल शैक्षणिक जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, जो कि किसी एक्ट या सेंट्रल केंद्र या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो है प्रमाणित हो, बनाई गई हो। ठीक, और जो है आपका सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के अंतर्गत कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसकी भी आपके पास अगर डिग्री है तो उसको माना जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये है कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन फॉर टेकिंग सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग। अब देखो, प्रीलिम्स में जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट तो वैसे तो देना नहीं है, सिर्फ फोटो आईडी देनी है। ठीक, जिसमें आधार से आपका काम चल जाएगा। बाकी जगह जब आपने जो भी चीज़ें इसमें बताई हैं तो आप जब मेंस का फॉर्म भरोगे तब आपको वाली आइडेंटिटी मतलब प्रूफ के तौर पे भेजनी पड़ेंगे अपनी, जो भी आपने क्वालिफिकेशन अपनी जब बताई थी। ठीक, समझ में आ गई बात। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, अब ये वाली एक चीज़ है कि इस बार केस चल रहा था इसीलिए जो है हमारा ये जो है डिले हो गया। ठीक, वैसे तो पहले ये 10 फरवरी को आने वाला था मेरे ख्याल, और ये काफ़ी दिन डिले होने के बाद अब आया है 4 मार्च को। और इसमें यही था कि जो पिछले साल में जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक, और जो है कोविड की वजह से उनका लास्ट अटेम्प्ट, तो उन्होंने अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो मना हो गया कि उनका जो है नहीं दिया जाएगा उनको। अगर अपर एज लिमिट हो गई है तो उनको अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो जनरल कैटेगरी वाले जो हैं हमारे 21 से लेके 32 साल तक के, उनके पास हैं 6 अटेम्प्ट। ठीक, और बाकी SC ST के पास है अनलिमिटेड अटेम्प्ट, मतलब 21 साल से जब तक उनका जो है एज है देने का उनको अधिकार, तब तक कितने भी अटेम्प्ट दें कोई दिक्कत नहीं है। OBC वाले 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और
अगर आपका दिव्यांगजन में आप हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, EWS है तब भी 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, OBC है तब भी 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, SC ST में है अगर तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अनलिमिटेड मतलब वहीं 21 से 37 तक जो भी है, तो उसमें जितने भी अटेम्प्ट दे दो, आपका कोई लिमिट नहीं है उसमें, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ ये बताई जा रही है, एन अटेम्प्ट टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम टू बी एन अटेम्प्ट टू एट द। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि भैया हमारा अटेम्प्ट कब माना जाएगा, ठीक। तो देखिए, अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपने दिया है तो आपका जो अटेम्प्ट एक गिना जाएगा। अगर आप एक पेपर में अपियर हो गए, दूसरे में नहीं अपियर हो रहे हैं, तब भी आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि अगर आप अपियर ही हो गए कैंडिडेट एज ए एग्जामिनेशन विल एट द एग्जामिनेशन, ठीक, नॉट विद स्टैंडिंग एनी सब्सिक्वेंट डिसक्वालिफिकेशन कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, अगर आप अपियर हो रहे हैं तब भी वो एक अटेम्प्ट की तरह माना जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आपको नहीं देना एग्जाम तो पहले ही विड्रॉ कर लो, बाद में आधी अधूरी 25% वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक। कि हम तो वहाँ देख रहे थे, आपने हमको पकड़ लिया, अटेम्प्ट मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। रिस्ट्रिक्शन क्या है, अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक। आपका अगर कोई, देखिए ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने पहले ही यहाँ साफ कर दिया, IAS बन चुके हो, IFS बन चुके हो, IPS बन चुके हो तो दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स किसी कारणवश जो है पिछले साल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिले हो गया है, तो आपने प्रीलिम्स दे दिया और आप मान लीजिए IAS IFS और IPS बन गए हो, तो आपको फिर दोबारा से एग्ज़ाम देने की जो है नहीं दिया जाएगा, चांस नहीं मिलेगा, ठीक। ये वाली बात है, ठीक। और उसमें देखो, IPS अगर हो गया तो IPS में नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। और IPS भी नहीं भर सकते हो अगर दोबारा से IPS हो गए हो तो। बाकी IPS वाले तो कई लोग तो IAS के लिए ट्राई करते ही हैं। तो ये वाली चीज़ है। मेडिकल और फिजिकली फिट होना जरूरी है, जो रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन है गजट में दिए गए हैं 4 मार्च 2021 तक, उसके रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। फीस देखिए सिंपल ये है कि फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को छोड़ के बाकी सबको 100 रुपये देने पड़ेंगे। आपका फीमेल SC ST पर्सन दिव्यांगजन के लिए फ्री है, ठीक। और जो है मेंस में जब आप जाओगे तब उसका फॉर्म भरोगे तो 200 रुपये का होगा फॉर्म। कैसे अप्लाई करना है, upsconline.nic.in पे जाके आपको जो है इसको अप्लाई करना है, ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर क्लेम्स टू बी फाइंड इनकरेक्ट, अगर आप कोई उल्टी सीधी गलत चीज़ बता देते हो तो जो रूल है आपका 19 ऑफ द रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके अंतर्गत जो है आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 24 मार्च को है, 6 बजे तक आपको करना है, तो अभी कर लीजिएगा जल्दी ही। और करस्पॉन्डेंस अगर आपको बात करनी है, ये एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा 3 हफ्ते पहले, हो जाता है एग्ज़ाम से पहले, ऐसा ये कह रहा है आपका UPSC। और आपको जो है इसी upsc.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एडमिट कार्ड बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको बातचीत करनी है तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसमें कोई भी मार्कशीट वर्कशीट नहीं दिया जाएगा जिसको आप दिखा के हैं देखिए हमने IAS का एग्ज़ाम दिया था और क्लियर कर लिया था, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज, अच्छा जो भी ये दिव्यांगजन है उनके लिए रिजर्वेशन का क्या है एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक। कैसे कैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या बताया गया है वो सारा कुछ है इसमें। अच्छा, रिजर्वेशन जिनको चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोग को ये क्वेश्चन आ रहा था कि एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, मतलब आरक्षण अगर चाहिए तो क्या उसके लिए आप क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर कम्युनिटी रिजर्वेशन चाहिए आपको किसी पर्टिकुलर कास्ट में, तो आपको लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कम्युनिटीज़ में होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, समझ में आ गई बात। और जो OBC के कैंडिडेट हैं वो CSE 2021 में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और कि उनकी क्या इनकम रही है कौन से वित्तीय वर्ष में, 2019-20 में, 2018-19 में, 2017-18 के किसी एक साल का जो है उनको ये वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर वाला, कि हम नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। अच्छा बताइए, क्रीमी लेयर की क्या लिमिट है, कमेंट करके बताइए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी में हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी क्राइटेरिया बताया गया उसको तो पूरा करना ही करना है, साथ ही साथ अपनी जो भी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो वित्तीय वर्ष 2019-20 का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ है। बाद में वो मेंस के टाइम पे मांग सकते हैं आपसे, तो ये चीज़ें आप पहले से रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि इनकी जो भी डेट आप बता रहे हो वो जब आज ये क्लोजिंग डेट होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन भरने की, यानी कि 24 मार्च, उसके पहले का होना चाहिए, तो अभी बनवा लो,
ठीक है ना। अगर नहीं है तो बाद में आप ये सोचो अरे यार प्रीलिम निकल जाएगा तब मेंस के टाइम पे देखेंगे, तो ये मत करना। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि रूल्स नोटिस फॉर सच बेनिफिट दीज सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड अर्लियर देन द ड्यू डेट क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। ठीक, तो जो कौन सी क्लोजिंग डेट है, 24 मार्च है 6 बजे तक, तो इससे पहले बनवा लो, अभी टाइम दिया गया है। ठीक है ना। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट, इन सब के लिए है ये सर्टिफिकेट, आपको चाहिए होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, लेकिन 24 मार्च से पहले की डेटेड होना जरूरी है। ठीक, जो क्लोजिंग डेट फिक्स करी गई है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वही डेट ट्रीट करी जाएगी कि आपके पास ओबीसी का स्टेटस है कि नहीं है, उससे पहले का होना चाहिए। बाद में अगर बनवा लिया तो वो माने नहीं होगा, मेंस में आप जमा करोगे तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल भी हो सकता है। चेंज ऑफ कैटेगरी अगर, हाँ देखो ये बहुत अच्छा है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि आपने फॉर्म भर दिया, ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में भर दिया, फिर बाद में आप आ गए कि अरे नहीं 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 हम तो रिजर्व में हैं, तो आपको ऐसा है कि कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए नहीं दिया जाएगा। ठीक, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, अगर किसी ने जो है रिजर्वेशन में भी चूज़ कर लिया, उसकी भी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा कि हमको जो है दूसरी रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, जनरल में हैं, तो आप रिजर्व में एक बार एप्लीकेशन आपने फॉर्म भर लिया, तब भी नहीं आपको भरने दिया जाएगा। अगर आपने एक में कर रखा है, मान लीजिए ओबीसी में कर रखा है, फिर आप कल को आए अरे हमने एससी में थे और हम तो एसटी में थे, अरे ये गलती से हो गया और वो छोटे छोटे जो भतीजे ने भर दिया, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा बाद में। ठीक, अच्छा यहाँ पे इन्होंने फिर भी एक चीज़ बोली है कि मान लीजिए आपने भर दिया एप्लीकेशन और उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया विद इन 3 मंथ्स, ठीक, 24 मार्च की, मतलब इसके अंतर्गत उन्होंने ही आपको रिजर्व, आपकी कैटेगरी को, कम्युनिटी को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, तब भी मे बी कंसिडर्ड किया जा सकता है कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें बोल रहे हैं। और अगर आप लोग मान लीजिए, ये बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखता है यूपीएससी, मतलब ये तारीफ के काबिल है, कह रहा है कि अगर अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए आपने एप्लीकेशन भर दिया था और उसके बाद आप किसी कारणवश जो है दिव्यांग जन बन जाते हैं, आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है बीच में आपका ये हो जाता, तो आपको फिर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें कि 40% से ज़्यादा के एक्सटेंट का आपको दिए, मतलब आपकी डिसेबिलिटी हो। ठीक, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 के अंतर्गत आपको फिर फिजिकली उसमें दिव्यांग जन में जोड़ लिया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन उन्होंने दे रखी हैं। अच्छा, विड्रॉल एप्लीकेशन के लिए देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल 2000 के तिल जो है 6 PM लिखा हुआ है, लेकिन आगे इन्होंने 5:30 बजे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। हालांकि इतना लेट जो है खेलने की जरूरत नहीं है, पहले ही थोड़ा बैटिंग कर लेना है इसकी। अच्छा, ये जो एग्जामिनेशन है प्लान का, ये देखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 पेपर होते हैं और उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है जो कि रिटर्न होता है, इंटरव्यू वाला पर्सनालिटी टेस्ट पे बेस्ड है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या है आपका, और देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग जेंटल रिमाइंडर ये है कि प्रीलिम्स का यूपीएससी 2021 का, ठीक, हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होने वाला है 12 मार्च से रिलेटेड। ठीक, इसमें आप लोगों को क्या है कि टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ में आपका सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है और कई सारे एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक, इसके बाद जो है स्टडी मटेरियल आप लोग को पूरा दिया जाता है A to Z। इसके अलावा आपको और कोई भी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। और इसके अलावा एक आपके लिए डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। इसमें और भी कई सारे हमारे फीचर्स हैं, बिल्कुल जो है कैसे, जैसे कि आपको जो है पर्सनल टाइम टेबल इसमें दिया जाता है, डेली आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, नोट्स बनाने के लिए बताया जाता है, डिस्कशन क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन ऑफ द डे वाला होता है। ठीक, कितने भी आपको डाउट हो सब डाउट के आप पूछ सकते हो, उसके आपके डाउट का डिस्कशन किया जाता है, एक एक चीज़ क्लियर की जाती है। क्योंकि देखो ये यूपीएससी में अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट पे या फैक्ट पे अगर कोई ग्रे एरिया है, ठीक, तो वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें है आपकी निगेटिव मार्किंग। ठीक, तो निगेटिव मार्किंग होने पे अगर आपको ग्रे एरिया आपको नहीं समझ में आ रहा, पूरी तरह के ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तो आप हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस वाली बात है, तो उसकी वजह से निगेटिव हो सकता है। ठीक, इसके अलावा जो है आपको पर्सनल गाइडेंस हमेशा मोटिवेटेड किया जाता है, स्टडी से रिलेटेड जो भी कोई भी आपको जो है चीज़ चाहिए एग्ज़ाम के, जैसे 27 जून को पेपर है आपका, तो 27 जून के शाम के 5 बजे के बाद तक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा सब कुछ, तब तक हमारे आपके साथ जो है लगातार लगे रहते हैं, आप लोग को जो है गाइड करते रहते हैं A to Z चीज़ों के लिए। कई सारे मॉक टेस्ट होते हैं, ये आपके जो है एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए प्रेशर वेशर ना है, उसके लिए भी जो है
पूरा टेस्ट होता है, फिर उसके बाद एक 1 to 1 आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपको क्या कमी रहेगी, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, क्या आप करना कर रहे हो। ये 1 to 1 ये सब चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं, ऐसा और कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कोशिश करी है, और बिल्कुल ये रहेगा 15 मार्च से आपको जो है डेली शेड्यूल रहेगा कि जो है एग्ज़ाम तक 15 जून तक, ठीक, कि किस तरीके से डेली आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो आपको कंप्लीट करते चले जाना है। और जिससे कि जो है, और इस पर जो डिस्कशन भी होगा ग्रुप में, हमारे खूब अच्छा डिस्कशन होता है, आप पर सब लोग जो है टॉपिक पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सरसाइज नहीं करोगे पढ़ाई की, तब तक जो है एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको ही बैठना है ना, हमें तो बैठना नहीं है, तो ये चीज़ है साफ साफ। ठीक है, तो ये वाली आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12 मार्च को हमारा नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है यूपीएससी 2021 के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सीसैट के लिए जो है गाइड कर दिया जाएगा, सीसैट का इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सीसैट वैसे भी क्वालिफाइंग है, लेकिन जो है उसके हमारे चैनल पे वीडियो भी पड़े हुए हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे दिए गए हैं, उसके सोल्यूशन भी हैं, तो आप वहाँ से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक, प्रीलिम्स में जो है 2 पेपर होते हैं 400 मार्क्स के, जिसमें से जो पहला पेपर है जीएस पेपर 1, अभी इसका सिलेबस सब बताऊंगा। उसमें क्या है कि आपका 200 मार्क्स का है, इसमें इससे कट ऑफ क्लियर वो चुनी जाती है। ठीक, कट ऑफ भी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में देखा गया, 2020 की तो अभी निकाली नहीं है, 2019 में क्या है कि आपका 98 थी, 2018 में जो है आपकी क्या थी, उसमें भी 98 थी, 2017 में क्या है कि आपकी 106 के करीब थी, जनरल कट ऑफ की बता रहा हूँ मैं। ठीक, बाकी उसी हिसाब से रहेगी। तो आप ये देखो कि ये कहा जाता है कि भैया ये तो मतलब अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आ जाओ तो आपका हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में हो तब भी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर पे, ये डिपेंड करता है कि आपने, आपको अगर ये लगता है कि आप 60 क्वेश्चन करके आओगे तो आपके सब सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो है इसके लिए कैसे क्या टैकल करना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन करने हैं, कब आपको ये लगना चाहिए कि भैया हमें कितने करने हैं, ये सब कुछ चीज़ें आप लोग को पेड ग्रुप में अच्छे से समझाई जाएंगी। एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार किया जाएगा। ठीक, ताकि आप एग्ज़ाम में कैसी परिस्थितियों में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के कट ऑफ को क्लियर कर लो। जो पेपर 2 है सी सैट वाला जो है, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने, यानी कि 67 नंबर लाने आपको 200 में से। ठीक, ये क्वालिफाइंग है, बट अभी कुछ सालों में देखा गया है कि यूपीएससी ये भी इंश्योर कर रहा है कि भाई इसमें 67 भी मार्क्स ना आ पाएँ, 67 मार्क्स भी ना आ पाएँ, तो थोड़ा सा टफ बना दिया है इसने, यूपीएससी ने। ठीक, नेगेटिव मार्किंग जो है नेगेटिव रहेगी आपकी 1/3 रहेगी, या तो मतलब आप जो है अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस पेपर 1 में। ठीक, और जो है 80 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस पेपर 2 में, सीसैट वाले पेपर में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा था ये आपकी किसमें, 1/3 जो है आपका जीएस पेपर 1 में भी होगी, 1/3 वहाँ पे भी होगी, जीएस पेपर 2 में भी होगी। ठीक, और अगर देखो यहाँ पे एक चीज़ ये बताएगी कि अगर आपने एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब ए बी सी डी थे ऑप्शंस, आपने इस पर भी मार्क कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया, तो ये रॉन्ग आंसर की तरह गिना जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने कोई भी मार्क नहीं किया, लेफ्ट कर दिया है ब्लैंक, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। इसके बाद मेंस का अगर आप पास हो गए तो मेंस में जाएंगे, उसको हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। ठीक, शेड्यूल क्या है आपका, स्कीम क्या है सब्जेक्ट की, ये 2 कंपलसरी पेपर हैं और 2-2 घंटे के होंगे, ध्यान रखना। और दूसरे पेपर में आपको जो है पूरा चाहिए 33%। ये पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। ठीक, और इसका सिलेबस जो है आपका पार्ट ए का वो सेक्शन 3 में बताया गया, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेंस का दे रखा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों को जब आप भरोगे प्रीलिम्स वाला ये अभी एप्लीकेशन, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अपना चूज़ करना पड़ेगा, तो ध्यान से कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है, देखिए सारी की सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको अच्छे से देख लेना। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये दिया गया है कि भैया चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा कि वो आपकी तरफ से बैठ के वो पेपर लिख दे या फिर बना दे। ठीक, किसी का कुछ उन्होंने एक्सेप्शन दिए हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ, उसको देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो है वो मना ही करते हैं कि नहीं देंगे हम। ठीक, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा मेंस क्लियर करने के बाद, फिर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। सिलेबस देखिए क्या है, ये सिलेबस बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। यहाँ करंट अफेयर नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक, तो इसमें देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो आप देखो, यूपीएससी में प्रीलिम्स को अगर आपको करना है, सबसे पहले सिलेबस,
इसको पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरीके से क्या पैटर्न पे पूछ रहा है। हालांकि यूपीएससी का फुल फॉर्म मेरे हिसाब से अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस चीज़ को जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जरूरी है। ठीक, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अभी सिंधु नृत्य नाम से एक अभी जो है, जब आपने उन्होंने पढ़ा होगा PSLV C-51 के अंतर्गत जो है अमेजोनिया वाला जो है लॉन्च किया गया सैटेलाइट, तो सिंधु नेत्र भी उसमें एक जो है काफ़ी हमारे स्ट्रेटजिक उसकी वैल्यू थी, एक सैटेलाइट किया गया जो इंडियन ओशन में तो नज़र रखेगी रखेगी, साथ ही साथ वो टेरेस्ट्रियल एरिया यानी कि लैंड पे भी रखेगी नज़र, आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये पाकिस्तान चाइना वाले पोर्शन पे भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी नेशनल भी इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंस है, तो इस तरीके से इनको चूज़ करना चाहिए। अब देखिए कई लोग ये भी पूछते हैं सर इस तरीके से तो हर करंट अफेयर का जो न्यूज़ आता है वो सबका ऐसा लगता है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इसकी इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल आपको लग सकता है अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं ध्यान दे रहे हो तो। सिलेबस प्रीवियस क्वेश्चन अगर नहीं देख रहे हो, आप नहीं उसको पढ़ रहे हो और सीधे हर न्यूज़ को पढ़ रहे हो, तो आपको हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। ठीक, अगर आप सुबह, जैसे मैं रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर आप लोगों को कराता हूँ ओनली करंट अफेयर चैनल पे, अगर आप उसको रोज़ देख रहे हो तो रोज़ ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको डेली फॉलो करोगे तो जो है आसानी से आप लोग को समझ में आने लगेगा अच्छा क्या चीज़ पढ़ने वाली है और क्या चीज़ छोड़ने वाली है। और यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्योंकि इतना सब समुंदर है यार इंटरनेट का आजकल, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, अगर आपको ये चीज़ पता लग गया क्या चीज़ छोड़नी है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री इंडिया की, और इसमें एंशियंट और मिडिवल दोनों आ जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ जाएगा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा हुआ, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें एक एक शब्द जो है ना, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, यानी अधिकार का जो क्या मुद्दे हैं, पब्लिक पॉलिसी क्या चल रही है। ठीक, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, इंपॉर्टेंट है, देखना आएगा कुछ ना कुछ। इसके बाद जो है आपका डेटा प्रोटेक्शन वाला कुछ पॉलिसी आ रही है, ये सब पॉलिसी भी ध्यान रखा करो, जो यूनिक फीचर होंगे उस पर जो पूछेगा। और यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो है वाई फैक्टर। वाई फैक्टर क्या होता है कि एक तो वाई मतलब क्यों, हर चीज़ जो है वो क्यों, जो नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मैंने बताया कि क्यों, कौन सा वाली चीज़ जो है क्यों इंपॉर्टेंट है वाली चीज़। ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। साथ ही साथ जो है दूसरा आपका ये है हार्ड वर्क। ठीक, एस फॉर हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क देखो वैसे जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता है फिर आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क के लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आखिरी में पूरा जो है A to Z आपका जो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कराया जाएगा। और 15 जून तक मैंने बताया, पेपर है 27 को, उस 10 दिन में जो है महा रिवीजन का भी हम एक वो रखेंगे सेशन पूरा हर दिन। ठीक, एक मतलब क्या क्या चीज़ आपको एग्ज़ाम से पहले तक दोनों के बीच में क्या आपको कैसा माइंडसेट रखना चाहिए सब कुछ बताया जाएगा। और वाई से है मतलब यील्ड, आप जो भी पढ़ो वो उसकी हाई यील्ड होनी चाहिए। पिछले साल जो है 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चंस आ गए 4-5, अब लोग जो है लगे हैं एग्रीकल्चर का ऑप्शनल तैयार करने में, और वो 1000 पेज पढ़ डालेंगे इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये हाई यील्ड नहीं है। ठीक, इसके लिए आपको नहीं करना चाहिए। जैसे 2014 में क्या हुआ कि आर्ट एंड कल्चर से आ गए 10 क्वेश्चन, तो अगले साल जो है कई लोग जो है पूरी पूरी 800 पेज की बुक पढ़ने लगे, आर्ट एंड कल्चर करने लगे। अब क्या हुआ, उस साल आए 2 क्वेश्चन, तो ये 2015 में। तो ये चीज़ ठीक नहीं, जो इरेटिक टाइप की चीज़ें इनको ऐसे आप नहीं कर सकते हो। यील्ड सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी पॉलिटी में। ठीक, करो अच्छे से करो, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। 15 क्वेश्चन तो मान के चलो। इकोनॉमी में, सोशल डेवलपमेंट में आपका जो ये गवर्नमेंट स्कीम है इनमें मिलेगी, इसमें 15 क्वेश्चन मान के चलो। हिस्ट्री में आपको मिलेगी 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलो। इन्वायरमेंट में तो मिलेगी मिलेगी, हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा घुस के पूछते हैं ये लोग। तो वहाँ से भी मान लीजिए 20 से ज्योग्राफी वाला, और ये आपका जो है ज्योग्राफी और आपका ये जोड़ के अगर देखोगे इन्वायरमेंट वाला, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसमें चाहे एग्रीकल्चर जोड़ लो चाहे जो भी जोड़ लो, क्योंकि आईएफएस का पेपर भी है, तो इससे मतलब इसके बराबर रह सकते हैं, इससे ज़्यादा 35 तक भी आ सकते हैं। तो आप इनको करो जो, और इनके जो लिमिटेड सोर्सेज है उनको करो, और सबसे बड़ी चीज़ करंट अफेयर से जोड़ कर पढ़ो बैकग्राउंड को। ये अगर आपने नहीं किया, इंटरलिंकिंग नहीं करी, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ रोज़ सुबह 6 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ा करिए करंट अफेयर में, ओनली करंट अफेयर चैनल पे हमारे। ठीक,
और इसमें जो है रोज़ मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर में जो न्यूज़ चल रही है उसको कैसे आप बैकग्राउंड से जोड़ो, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, जो प्रीलिम्स का जो है देख रहे हो काफ़ी ब्रॉड ब्रॉड सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं सिलेबस, इसको आप अगर आप थोड़ा निर्दिष्ट तरीके से स्पेसिफाइड करना चाहते हो तो आप मेंस का सिलेबस देखो। यूपीएससी का मेंस के सिलेबस में क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देना, ठीक, और एथिक्स का पेपर छोड़ देना, बाकी सब कुछ जैसे साइंस की बात हो रही तो साइंस के उसमें उन्होंने बता रखा है बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ये सारी चीज़, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब बता रखा है ना, तो उसमें थोड़ा स्पेसिफाइड है, तो आपको पढ़ने के लिए टॉपिक्स अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझो, ये GS4 एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ के बाकी सब चीज़ें आप मेंस वेंस के हिसाब से तैयारी करो मेंस के सिलेबस से प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट दे रखा है, तो उसमें मेंस में अच्छे दे रखा है, फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहा है ना। तो ये सब आप मेंस के जरिए जो है थोड़ा और जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है पेड ग्रुप में बता रखी है, डिटेल्ड सिलेबस पूरा बता रखा है, वहाँ से टॉपिक कुछ भी बचेगा नहीं आपका। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के लिए है। और जनरल साइंस, हालांकि हाल फिलहाल के उसमें देखा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी जो अभी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है ना। क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड आपकी तैयारी होनी चाहिए। इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन आप पढ़ रहे हो, टॉपिक थ्योरी तो पढ़ ही रहे हो, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है ये पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो साइंस, जनरल साइंस लिखा है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे 5G आ रहा है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, बहुत ही व्यापक लेवल पे जो है इनका वो यूज़ होने वाला है, इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है ये टेक्नोलॉजी, इसको इसलिए इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ लिया। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी पिछले साल 2020 के लिए, और जिस लोगों ने भी वो ट्रिक अपनाई थी 10 में से 9 क्वेश्चन सही करके आए थे, ठीक। अगला जो GS पेपर 2 है उसमें कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और ये सब कुछ आएगा। इसमें 33% के आपको क्वालिफाइंग करना है। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव चॉइस वाले होंगे, और हर कैंडिडेट को दोनों ही पेपर में जो है अपेयर होना पड़ेगा, तभी उनका जो है पेपर जो है इवेल्युएट होंगे। और अगर आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, अगर जो है आप अपेयर नहीं होते एक भी पेपर में, मेंस एग्जामिनेशन का आपने देख लिया है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ें तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब देखो, लैंड रिफॉर्म जो है GS पेपर 3 में है, ठीक। यूपीएससी में पिछले 2-3 सालों से लगातार लैंड रिफॉर्म पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अब लोग सोचते हैं यार लैंड रिफॉर्म तो दिया ही नहीं था प्रीलिम्स वाले सिलेबस में, हम कैसे पढ़ें। तो वो यहाँ से पढ़ो, देखो ना पैटर्न क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कहाँ से, इसमें दे रखा है, यहाँ पे देखो ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो मेंस के सिलेबस के अनुसार आप, और वैसे भी ओवरलैपिंग यार कर सकते हो एकदम, ठीक। तो ये वाली 4 चीज़ें हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, कुछ चीज़ें और प्रीलिम्स के मतलब एप्लीकेशन संबंधित क्या कुछ चीज़ें दे रखी हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आखिरी में जाओगे इस नोटिफिकेशन में आप, तो आपको ये मिल जाएगा अपेंडिक्स 2A, ठीक। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। थोड़ी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यूपीएससी की है, upsconline.nic.in पे आप लोग को जाके जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सैलेंट फीचर जो भी हैं इनके सबको ध्यान में रखना। 2 पार्ट में, 2 स्टेजेस में है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को ही करना है आपको। 100 रुपये की फीस भरनी है अगर आप SC ST फीमेल पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले नहीं हो तो। और आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे आके, आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। आपकी देखो ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एक फोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर जो है स्कैन करके करना पड़ेगा .jpg फॉर्मेट पे, जब आप एप्लीकेशन भरने वाले हो उससे पहले से। और इसकी जो फाइल की साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। फोटो आइडेंटिटी ये सब भी आपको रखना है, और इसकी अपलोड करनी होगी आपको, स्कैंड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी, ठीक। आप लोग फॉर्म भर सकते हो 4 मार्च से 24 मार्च तक 2021 तक 6 बजे तक, ठीक है। और सबमिट मल्टीपल अगर एप्लीकेशन आपने भर दिया तो जो बाद में भरा गया है उसको माना जाएगा, और उसमें भी आपका जो है पेमेंट सब पूरा होना चाहिए, ठीक। और ईमेल आईडी जो है अच्छे से पहले चेक कर लेना, और मोबाइल नंबर उन्हीं को देना, ताकि यूपीएससी आपसे आगे उसी ईमेल आईडी पे ही करस्पॉन्डेंस करेगी, बात करेगी। और ये भी एक चीज़ देख लेना कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें इनबॉक्स में @nic.in जो है @nic.in जो है ये आपका, इसका इनबॉक्स में जो है ईमेल आए, इसके थ्रू स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना। मान लो कहीं स्पैम फोल्डर में जा रहा है तो वहाँ पे भी चेक करते रहना। और ये कह रहा है कि भैया आप लोग जो है आखिरी टाइम के लिए मत छोड़ना, पहले ही फॉर्म भर लेना। अच्छा, आप लोग यहाँ पे अगर विड्रॉ कर रहे हो
तो आपको 6 अप्रैल तक जो है विड्रॉ करने का टाइम दिया गया है, 6 बजे तक आप कर सकते हो 31 मार्च से। ठीक। और इसमें देखो एक चीज़ यहाँ पे, हाँ ये 5:30 बजे वाली बात मैं क्यों कर रहा था पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा OTP आएगा, एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप दे देना, उन सब पे दिया जाएगा। OTP जो आप मंगाओगे वो 5:30 बजे तक ही मिलेगा आपको 6 अप्रैल को, तो उससे पहले ही कर लेना, इसलिए मैं कर रहा था कि आप कभी उसके बाद जो तो OTP नहीं आएगा, ध्यान रखना अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो। और विड्रॉ करने पे फीस वीस जो है रिफंड नहीं होगी, बिल्कुल साफ बताता है UPSC। और आपको जो है कोई भी कांटेक्ट आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे इसको कर भी सकते हो कुछ। मान लीजिए आपके पास मैसेज, वैसे तो वो ऑटो जनरेटेड मैसेज करेंगे कि भैया आपने विड्रॉल के लिए जो बात करी थी वो हो गई है, कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी आपने नहीं किया और फिर भी आ गया, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ठीक। कैंडिडेट जो है को एडवाइस किया गया कि OTP किसी के साथ शेयर ना करें जो भी ईमेल और SMS पे भेजा गया है। ये वाले कॉमन पॉइंट हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में वहाँ पे UPSC के वाले टेस्ट में आपको अपियर होना है। इसमें देखो आप एक क्लिप बोर्ड या फिर हार्ड बोर्ड ले आ सकते हो, बिल्कुल ले आ सकते हो, वहाँ पे मना करें तो आप उनको बता देना कि ऐसा बिल्कुल भी कोई मनाही नहीं है। ठीक। गुड क्वालिटी ब्लैक बॉल पेन आपके पास होना चाहिए, और आंसर शीट रफ वर्क के लिए जो कुछ भी है वहाँ पे मिलेगी। आपके जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक। इस तरीके से पूरा गोला बना के आना, और ये जो है इसी साथ जो है फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट, फिजिकल लिमिटेशन ये स्क्राइब के लिए बताया गया है। बस ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग को जो है, आप लोग फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि 12 मार्च से हमारा जो पेड ग्रुप चालू हो रहा है उसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कॉल कर सकते हो 8564880530 और 9696066089 पे। इसमें जो है कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसमें सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस हो, जो कि और कहीं पे भी नहीं हो रही, वो आपको सब यहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। ये पूरा जो है थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वीडियो, लेकिन इसमें सारी चीज़ें A to Z बता दी गई, सारे क्वेश्चंस में बता दिए गए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है ओनली UPSC नाम से हमारा जो है टेलीग्राम फ्री चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, और जो जो भी डाउट डिस्कशन वहाँ पे होंगे वो आपस में आप लोग कर सकते हो। पेड ग्रुप में हम लोग, मैं आपका जो है रोज़ इवेल्युएट डाउट डिस्कशन जो भी होता है सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो चलिए फिर अभी के लिए जो है आप लोग से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।